हेलो एवरीवन, कैसे हो। स्वागत है आपका एक बार फिर से माय यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1। इसके शीर्षक हैं दो बेलों की कथा। इसके राइटर हैं प्रेमचंद जी, और प्रेमचंद जी ने इन दो बेलों की कथा के माध्यम से कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता है वो सहज में नहीं मिलती, उनके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। इस प्रकार जो ये कहानी है, इसको परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी की भावना से जुड़ी हुई है। इसके साथ साथ इस कहानी में हितोपदेश की कथा, परंपरा का उपयोग और विकास किया गया है। यानी प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि जो स्वतंत्रता है वो सहज रूप से नहीं मिलती है, इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। इस प्रकार इस कहानी में जो प्रेमचंद जी हैं, जो ये कहानी है वो आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। तो चलो देखते हैं। जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब कभी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे ये पदवी दे दी है। यानी जो जानवर हैं उनमें सबसे जो बुद्धिहीन है, मूर्ख है, वो गधे को समझा जाता है। भाई गधे को ये पदवी है, वो या तो उसके सीधेपन ने दे दी या फिर उसकी निरापद सहिष्णुता ने यह पदवी दे दी है। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती हैं। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंहने का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। यानी यहाँ पे कुत्ते को भी बहुत गरीब जानवर कहा गया है। यानी जो कुत्ता है वो भी एक गरीब जानवर है, लेकिन उसको भी कभी कभी क्रोध आ जाता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते हुए नहीं सुना, नहीं देखा। यानी आज तक हमने गधे को क्रोध करते हुए नहीं सुना है और ना ही देखा है। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। यानी गधा है वो जो वैशाख का महीना आता है, उसमें एक दो बार जो कुलेल कर लेता है, यानी वो ऐसे बोलता है, वो चिल्लाता है, उसको कहा गया है। पर हमने उसे कभी भी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। यानी जो गधा होता है, जो जानवर है, उसके जो चेहरा है उस पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। वो सुख दुख हानि लाभ किसी भी परिस्थिति में उसको बदलते नहीं देखा है। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर नहीं देखा, सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा गया। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए न भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं कि तोड़कर काम करते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है, कहा जाता है ये जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद, यानी यहाँ कहा गया है कि जो भारतवासियों को अफ्रीका में है वो क्या दुर्दशा हो रही है, क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। जो बेचारे हैं शराब भी नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर भी रखते हैं और जी तोड़कर काम करते हैं, मेहनत करते हैं। इसके बावजूद वो किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते हैं और 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं। यानी सभी की बातें सुन लेते हैं, लेकिन फिर भी वो बदनाम है। इसलिए उन्हें चाहिए कि ईंट का जवाब पत्थर से देना उन्हें सीख जाना चाहिए, या अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद उनके साथ ये हालत नहीं होती। अर्थात अगर वो ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो वो सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गणे बना दिया।
यानी उसकी गणना होने लग गई कि एक विशाल जो जापान है उसकी मिसाल हमारे सामने है कि एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में उसका नाम है वो आने लग गया, मतलब गिना जाने लग गया। लेकिन गद्दे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गद्दा है, यानी जो गद्दा है उसका एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गद्दा है, यानी वो उससे मतलब थोड़ा कम बुद्धिहीन है, उसमें थोड़ी सी उससे ज़्यादा बुद्धि है, और वह है बेल। यानी वह है बेल। जिस अर्थ में हम गद्दे का प्रयोग करते हैं उसी से मिलते जुलते अर्थ में बच्चियाँ के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बेल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बेल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बेल भी देखने में आता है और भी कई रीतियों में अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतः वह उसका स्थान गद्दे से ऊंचा है। यानी मतलब गद्दा है वो कभी क्रोध नहीं करता, हमेशा मतलब एक ही पोजीशन में रहता है, मतलब उसके चेहरे पर जो स्थायी भाव से जो दुख है वो मतलब ऐसे छाया रहता है। लेकिन यहाँ पर जो बेल है वो कभी कभी मतलब मारता भी है और अड़ियल बेल भी हमें देखने को मिल जाता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष बेल है वो प्रकट कर देता है। इसलिए जो बेल है इसका स्थान है वो गद्दे से ऊंचा है। झूरी काची के दोनों बेलों के नाम थे हीरा और मोती। यानी दो बेल होते हैं, हीरा और मोती दो बेलों के नाम हैं। दोनों पछाई जाति के थे, दिखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों के भाईचारा हो गया। यानी जो दोनों बेल हैं वो डील के भी ऊंचे हैं, बहुत सुंदर हैं, और दोनों एक साथ रहते रहते उनमें भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मोक भाषा में विचार विनिमय करते, यानी अपनी भाषा में ही बातें करते। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही घोल गप्पा होने लगता है, इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बेल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। यानी मतलब दोनों में इतनी आत्मीयता थी, इतना अपनापन था कि जब इसको गाड़ी में जोत दिया जाता था तो अपनी गर्दन हिला हिलाकर चलते, और उस वक्त मतलब ये सोचते कि सबसे ज़्यादा बोझ है वो मेरी गर्दन पर ही हो। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। यानी जो दोनों बेल हैं वो अपनी थकान को एक दूसरे को चाट कर मिटा लिया करते थे। नाद में खाली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुँह डालते और साथ ही बैठते। एक मुँह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता, यानी मतलब जो काम करते दोनों साथ साथ करते। संयोग की बात है, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बेलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों फसीना आ गया। यानी मतलब बेलों को बुरा लगा था या अच्छा लगा था ये तो कौन जानता है, पर झूरी के साला था जो उसको दोनों बेलों को घर ले जाने में मतलब पसीना आ गया था। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता तो और काम ले लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। यानी दोनों बेल हैं, अगर इनको भगवान ने वाणी दी होती तो वो मतलब झूरी से ये बातें कहते कि आप हमें क्यों बेच रहे हो, अगर हमारी सेवा में कोई कमी रह गई तो आप हमसे मतलब कोई और काम करवा लेते।
हमने मतलब जो हम तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना ही कबूल था, लेकिन आपने हमें बेचा क्यों? हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इसे जालिम के हाथ क्यों बेच रहे हो? यानी यहाँ पर गया को जालिम कहा गया है बैलों के द्वारा। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुँह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। ये नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। मतलब जो दोनों बैल हैं हीरा और मोती, उनको जो झूरी है मतलब अपने साले के यहाँ भेज देता है, तो उनको लगता है कि हमें बेच दिया गया है। अब मतलब वहाँ पर उन्होंने न तो खाना खाया, मतलब जो उसको डाला गया था, और उनका दिल है वो भारी हो रहा था। उन्होंने अपना घर समझ रखा था, वह आज उनसे छूट गया। अब वहाँ पर नया घर, नए आदमी, नया गांव, उन्हें सब बेगान से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगड़े तुड़ा डाले, और यानी जब मतलब पूरा गांव है वो सो गया तो दोनों ने मतलब जोर लगाकर जो पगड़े हैं तूड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल इन्हें तोड़ सकेगा। यानी जो रस्सी बांधी हुई थी वो मतलब बहुत मजबूत थी, यानी किसी को ये अनुमान नहीं था कि ये बैल मतलब इतनी जो पक्की रस्सी है उसको तोड़ सकते हैं। पर उन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियाँ टूट गई। जूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, यानी रस्सी लटक रही है। घुटने तक पांव कीचड़ में भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। यानी मतलब थोड़ा विद्रोह है कि आपने मतलब वहाँ हमें क्यों भेजा, और मतलब स्नेह भी झलक रहा है अपने मालिक के प्रति। जूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया और उसे दौड़कर गले लगा लिया। प्रेमालिंग और चुभन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। यानी जो दृश्य था, जब झूरी ने दोनों बैलों को देखा तो वो गदगद हो गया, उसे दौड़कर अपने गले से लगा लिया। जो ये दृश्य था वो एक बहुत ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए, तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। यानी ये घटना है वो अभूतपूर्व तो नहीं थी, लेकिन मतलब महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ और कोई चोकर, कोई पुसी। यानी मतलब सब अपने अपने घर से उनके लिए कुछ न कुछ खाने के लिए लेकर आई। एक बालक ने कहा ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। यानी एक बालक ने कहा कि ऐसे बैल किसी के पास नहीं है, मतलब नहीं होंगे, और दूसरे ने समर्थन किया कि इतनी दूर से दोनों बैल अकेले चले आए, ये कितनी बड़ी बात है। तीसरा बोला कि बैल नहीं, वे उस जन्म के आदमी हैं। उनका प्रतिवादन करने का किसी को सांस न हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। यानी जो झूरी की घरवाली थी, जो स्त्री थी, वो इन बैलों को जब वापस अपने घर देखा तो वो जल उठी। उससे बहुत गुस्सा आया और बोली कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहाँ काम न किया भाग खड़े हुई। झूरी अपने बैलों पर यह आपेक्ष न सुन सका। नमक हराम क्यों है, चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते। यानी झूरी है, उनको मतलब अपनी स्त्री की ये बातें अच्छी नहीं लगी और उन्होंने कहा कि भाई नमक हराम क्यों है कि चारा दाना न दिया होगा, इसलिए आ गए होंगे और क्या करते वहाँ। इतनी मतलब स्त्री ने रोब के साथ कहा बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर ही रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। स्त्री चढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धों की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। यानी स्त्री कह रही है कि वे लोग मतलब
तुम्हारी तरह बुद्धुओं की तरह बेलों को सहलाते नहीं हैं। वो जितना बेलों को डालते हैं उतना मतलब उसे काम भी लेते हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। अब मतलब जो जूरी की पत्नी वो कह रही है कि अब मैं इसे खल और चोकर नहीं दूंगी, बस केवल एक सूखा भूसा है वो डालूंगी, चाहे मेरे भले इसे खाएं या मरें। यानी वही हुआ। मजदूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बेलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बेलों ने नाक में मुँह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। जूरी ने मजदूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? मालकिन मुझे मार ही डालेगी। चुरा कर डाला, यानी चुरा कर डाला, ऐसा जूरी ने कहा कि इसको थोड़ी खली डाल दे, चूरी डाल दे। न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। यानी यहाँ पे मजदूर ने कहा कि नहीं दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे, इसलिए मैं नहीं डालूंगा। दूसरे दिन जूरी का साला फिर आया और बेलों को ले चला। यानी दूसरे दिन है वो जूरी का साला आया, फिर से बेलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। और संध्या के समय घर पहुंचकर दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वहीं सूखा भूसा डाला गया। अपने दोनों बेलों को खली चुनी सब कुछ दी। यानी जो गया है, जो जूरी का साला है, उन्होंने अपने जो बेल थे उनको तो खली चूरी सब कुछ दे दी, लेकिन जो हीरा और मोती है उसको केवल सूखा भूसा है वो डाल दिया गया। यानी उसे मतलब जो वो यहाँ से खुलकर गए थे उसका मज़ा चखाया गया। दोनों बेलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। जूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिकाकर पर दोनों उड़ने लगते थे। मतलब एक बार जब उसे हाँकता था तो दोनों मतलब जैसे उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नाथ की तरफ आंखें तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बेलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया, और गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ न होती तो दोनों पकड़ाई में ही न आते। यानी जब दोनों बेलों को मारा जा रहा था तो जो हीरा है उसकी नाक पर डंडे बरसाए गए तो मोती को गुस्सा आ गया और वह हल लेकर भाग गया, और जो रस्सी जो जोत थे वह सब टूट टाट कर बराबर हो गए। अगर इनके गले में मोटी रस्सियाँ नहीं होती तो ये दोनों पकड़ में ही नहीं आती। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो। बेल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे? कि अगर बेल का जन्म लिया है तो मार तक कहाँ तक बचेंगे? गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है। दोनों के हाथों में लाठियाँ हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूँ कुछ मज़ा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को मार दूंगा। नहीं, हमारी जाति का ये धर्म नहीं है, यानी हमें ऐसा नहीं करना है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने उस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देख कर गया और उसके सहायक समझ गए कि उस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। यानी कि इस वक्त मतलब जब इसका गुस्सा देखा, मोती का गुस्सा देखा तो गया और उसका जो सहायक था वे समझ गए कि इस वक्त तो टाल जाना ही मसलहत है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुँह में देकर चली गई।
उस एक रोटी से उसकी भूख तो शांत नहीं होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया हो। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। दोनों ने सोचा कि यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की बेरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बेलों से उसे एक प्रकार का आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जाते जाते डंडे खाते, अड़ते शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला देती। यानी दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा पुसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? कि मोती ने कहा कि अब नहीं सहा जाता हीरा, अब क्या करना चाहते हो? यानी क्या करें? एक आध को सींग पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी। अब तो मालकिन को न फेंक दूं, वहीं तो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूले जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलने की ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चले। हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा थोड़ा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। यानी मतलब इसका भी एक उपाय है कि रस्सी को पहले थोड़ा थोड़ा चबा लो, फिर ये एक झटके में जाती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुँह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते। सहसा घर का द्वार खुला और वह लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाक में नाथ डाल दी जाए। लड़की कह रही है कि मैं आपको खोल देती हूँ, आप भाग जाओ, नहीं तो आप मतलब यहाँ लोग मार डालेंगे। और आज हमारे घर में मतलब ये बातें हो रही हैं कि आपकी नाक में नाथ डाल दी जाएगी। उसने गराव खोल दिया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, मतलब अचानक से बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बेल भागे जा रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बेल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। यानी ये काम सब लड़की ने किया था, लेकिन वो मतलब इस पर किसी को संदेह न हो इसके लिए वह चिल्लाई और कहा कि जो बेल हैं वो दौड़े जा रहे हैं, आप जल्दी आओ। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बेलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस अपरिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। यानी कि हड़बड़ाकर मतलब भीतर से निकला गया तो दोनों बेल हैं उनको पकड़ने के लिए। वे दोनों बेल हैं वो भागे और गया ने उसका पीछा किया। तो इसकी मतलब जो तेज़ी थी, तेज़ी में भागे थे तो उसको पता नहीं था कि हम किस रास्ते से जा रहे हैं। अब वो एक मतलब खेत के किनारे खड़े हो गए, सोचने लगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए, तुम भी बेतहासा भागे, वहीं से उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चढ़ने लगे, रह रहकर आट ले रहे थे, कोई आता तो नहीं है। यानी मतलब बार बार ये देख रहे थे कि कोई आता तो नहीं है, फिर मतलब चढ़ने लग जाते। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग ही मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को एक मतलब कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा, फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल
में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। यानी मतलब जब उसे क्रोध आया तो संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा कि खेल में झगड़ा हुआ मतलब चाहता है तो फिर किनारे हट गया। अरे ये क्या है, कोई सांड डोकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ होना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती से सुनेगा, भाग क्यों न चले। भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो। बंदा तो 9 2 11 होता है, और जो दौड़ाएं, तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रंगेता हूँ, तुम पीछे से रंगे दो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। यानी दोनों हैं वो आपस में मतलब बातें कर रहे हैं कि हमें मतलब इस पर एक साथ है वो हमला करना है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रु से लड़ने का तजर्बा न था। वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेड़ा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरे ने दूसरे पहलू से सींग चुभा दिया। आखिरी बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता है कि बच्चा को मार ही डालूं। यानी मोती कह रहा है कि मतलब अपनी सांकेतिक भाषा में कह रहा है कि मेरा जी चाहता था कि इस बच्चे को मतलब जो सांड था सामने में उसको मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरी हुई बेरी पर सींग न चलाना चाहिए। हीरा है, उसने कहा कि गिरी हुई मतलब जो गिर जाता है तो उस जो मतलब बेरी होता है उस पर भी सींग नहीं चलाना चाहिए। ये सब ढोंग है। बेरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगी वह सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचो। यानी पहले कुछ खा लेते हैं। सामने मटर का खेत था ही मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्राम खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे। न भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा सींग जो संगी है वो संकट में है तो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी होश में बंद कर दिए गए। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा सभी का पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी न मिला। समझ ही में नहीं आता था कि ये कैसा स्वामी है। इससे तो गया भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला है वो दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती ने सिर लटकाए जवाब दिया कि मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्दी हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। यानी इतनी जल्दी हिम्मत नहीं आनी चाहिए, यहाँ से निकलने का कोई उपाय सोचते हैं। आओ दीवार तोड़ डालें, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बुत्ते पर
अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़ी की दीवार बच्ची थी। हीरा मजबूत तो था ही, अपने नकुले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चित्थड़ जो चिप्पड़ है वो निकल आया। फिर तो उसका सांस बढ़ गया। इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी मिट्टी गिरने लगी। उसी समय काजी होश का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने निकला। हीरा का उजड़पन देखकर उसने कई डंडे रशीद किए, यानी उसको मतलब डंडे से पीटा और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला? अपने बुत्ते भर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ जाएं। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, यूँ भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ, यह बात तो सही है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली, फिर बकरियाँ निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या हर्ज है, यानी अब भागने से क्या होगा, ये हमें फिर पकड़ लेंगे, यहीं बंद कर देंगे तो क्या फ़ायदा है। अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। गद्दे कह रहे हैं कि हमें तो डर लगता है, हम तो यहीं पड़े रहेंगे। अभी आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गद्दे अभी खड़े सोच रहे थे कि भागें या न भागें, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा कि मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ जो तुम्हें छोड़कर चला जाऊँ। हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए हो तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊँ, यह आप कैसे सोच सकते हो? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे कि ये तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता, यानी कोई चिंता नहीं है। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। ये कहते हुए मोती ने दोनों गद्दों को सींगों से मारकर बाड़ी से बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारी में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया। यानी मतलब सुबह होते ही मुंशी, चौकीदार और अन्य कर्मचारियों में मतलब खलबली मच गई, वो बहुत गुस्सा हो गए। और ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब है वो पिटाई हुई, मार हुई और उसे भी एक मोटी रस्सी से बांध दिया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहीं बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। हाँ, एक बार पानी है वो दिखा दिया जाता था, यही उसका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक नहीं जाता था। ठठरियाँ निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी। दोपहर होते होते 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता है, यानी वो इतने दुबले पतले हो गए कि उन्हें कोई खरीदने के लिए तैयार भी नहीं था। सहसा एक दड़ियल आदमी, उसकी आंखें लाल थी, मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों के कुल्लों में अंगुली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया कि घर से नाहक भागे,
कि हमें मतलब अब उसे पछतावा हो रहा है कि अगर गया के घर से न भागते तो अच्छा होता, अब जान न बचेगी, अर्थात अब है वो जान नहीं बचेगी। मोती ने अश्रुदाह के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है, चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे? यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम तो आ ही जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी कांप रही थी, यानी मतलब दोनों का शरीर है वो पूरा कांप रहा था। बेचारे गांव तक न उठा, मतलब पांव तक न उठा सके, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा मार देता था, मतलब जमा देता था, मार देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे घास में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकनी चप्पल कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितनी सुखी जीवन था उनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं है कि उनके दो भाई बंदिक के हाथों पड़े कैसे दुखी हैं। यानी दोनों सोच रहे हैं कि इन जानवरों को मतलब हमारी भी कोई चिंता नहीं है कि हमारे जो दो भाई हैं, जो दो साथी हैं, वो बंदी के हाथों कैसे पड़े हैं, दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि मतलब ये परिचित राह है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रति क्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। यह लो, अपना ही हार आ गया, यानी अपना ही घर आ गया। इसी कुएं पर हम पूर चलाने आया करते थे, यही कुआं है वो। मतलब सब कुछ उसे जाना पहचाना लगता था। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। जूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कैसे हैं? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए जाते हो, चुपके से चले जाओ। मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है, यानी क्या अधिकार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा, यानी रिपोर्ट दे दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झंझलाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती के सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग ये तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डरा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बे मारे न छोड़ता। यानी यहाँ मोती कह रहा है कि अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं उसे मारे बिना नहीं छोड़ता। अब न आएगा, यानी अब वो नहीं आएगा। आएगा तो दूर ही से खबर लूँगा, देखूं कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे, मर जाऊँगा, पर उसके काम तो न आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम कितने सीधे हैं। जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था, यानी
जरा देर में नादों में खली भूसा चोकर दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झुरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा माहौल होता है। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने ये जो दो बैलों की कथा पढ़ी है, इसमें हमें मतलब ये देखने को मिलता है कि जो दोनों बैल हैं वो अपने मालिक के कितने वफादार हैं। तो बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू बच्चों।